विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम यहाँ फिजिक्स का जो बचा हुआ पार्ट है उसको समाप्त करेंगे, साथ ही इसमें कुछ आंकिक प्रश्न भी करेंगे। प्यारे बच्चों, आज जो फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं, पहले अध्याय के जो प्रकाश का परावर्तन है उसमें एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है गोलीय दर्पण में आवर्धन क्या होता है, इसको देखेंगे। तो आवर्धन जाने इसके पहले थोड़ा सा हम पीछे ले चलते हैं। आपको हम बता रखा है गोलीय दर्पण में दर्पण अवतल हो या उत्तल, भिन्न भिन्न जगह पर वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का, यानी वास्तविक, काल्पनिक, बड़ा, छोटा, किसी भी प्रकार का बन रहा था। तो सरल भाषा में अगर समझें तो आवर्धन कुछ नहीं होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। एकदम सरल भाषा में याद रखें, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई से परिभाषित होता है। ध्यान रखेंगे, इसे m से सूचित किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई, या इसी को लिखते हैं m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई को हाइट ऑफ इमेज और वस्तु की ऊंचाई को लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको कहेंगे आवर्धन। अब बात को समझना है, हमने अभी डिस्कस किया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने को समझा है हम, जिसमें अवतल दर्पण में देखा है दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। थोड़ा सा हम समझा रहे हैं इसमें। यह है अवतल दर्पण, ये इसका प्रधान अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, यहाँ F है और यहाँ मान ले C है। बता रखा है मुख्य फोकस से अनंत तक वस्तु के होने पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में अगर समझें तो मान ले वस्तु है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो इसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। छोटा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से, समझना है। इसको कहेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको कहेंगे हाइट ऑफ इमेज। काल्पनिक प्रतिबिंब जब अवतल दर्पण में बनता है तो वो दर्पण के पीछे बनता है। सिर्फ समझना है, हम समझना चाह रहे हैं कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का आवर्धन किस प्रकार से होगा, इसको समझना है। क्योंकि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक में दिखाया हम मुख्य फोकस से अनंत तक कहीं भी वस्तु हो तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। दूसरा देखा था काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो। ये मान ले वस्तु है, अब उतना हम इमेज बनाएंगे यहाँ नहीं, क्योंकि हम सारा चीज़ क्लियर कर रखा है। रे डायग्राम बनाकर थोड़ा सा समझेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के आवर्धन के चिन्ह में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये वस्तु है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, तो ये बताया है इसका काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है हाइट ऑफ इमेज। उसके बाद उत्तल दर्पण में हम देखा है, उत्तल दर्पण में ये मान लें उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, इसकी भी चर्चा किया है। और उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है परावर्तक सतह के विपरीत होता है। मान लें यहाँ है F। इसमें वस्तु को जिधर भी रखें, जहाँ भी रखें परावर्तक सतह के सामने, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अभी जब हम दर्पण की पहचान करेंगे, अपने पास 3 कांच का टुकड़ा दिया रहेगा, वहाँ पर दर्पण की पहचान हमको करनी होती है। तो उसमें
अवतल दर्पण के काल्पनिक प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण के काल्पनिक प्रतिबिंब, और समतल दर्पण में भी बताया है काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। फर्क है तीनों में। अवतल दर्पण का काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, इसका काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, मतलब उत्तल दर्पण का। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अभी हम समझ रहे हैं आवर्धन को क्या होता है जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, आवर्धन पर प्रभाव क्या पड़ता है। जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तब आवर्धन के चिन्ह पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देखें, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के हिसाब से इसको हम लेंगे पॉजिटिव, इसको लेंगे निगेटिव। तो यहाँ से इस चित्र के लिए जब प्रतिबिंब वास्तविक है, समझेंगे बात को, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो और दर्पण अवतल में, ध्यान रखना है अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। पूरा का पूरा हम क्लियर कर रखा है, अभी भी क्लियर कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर आवर्धन जो होगा m बराबर वो हो जाएगा HO पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी निगेटिव HI डिवाइडेड बाई पॉजिटिव HO बराबर ये हो जाएगा -HI बटे HO। यानी ध्यान रखें जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन ऋणात्मक है। प्रमुख बात ये याद रखना है। अवतल दर्पण में यहाँ देखें, काल्पनिक प्रतिबिंब जब है तो m बराबर होगा HI भी पॉजिटिव है और HO भी पॉजिटिव है, यानी यहाँ से आवर्धन जो आएगा वो m आएगा पॉजिटिव। मतलब अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के स्थिति में आवर्धन ऋणात्मक कहेंगे और अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब की स्थिति में आवर्धन को धनात्मक कहेंगे। यहाँ देखें बता रखा है उत्तल दर्पण ये है अपना। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ सवाल में पूछे भी जाते हैं। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। और यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए यहाँ देखा है बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, यहाँ पर भी m जो होगा ये पॉजिटिव होगा, ध्यान रखेंगे। आवर्धन के बारे में सबसे पहले ध्यान रखें, कुछ नहीं होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का रेशियो है आवर्धन। आवर्धन जब कभी दर्पण के बारे में पूछे, मतलब दर्पण का चर्चा कर दे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण सेपरेट करके, तो अवतल दर्पण में हम देखा है प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक भी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की दशा में अवतल दर्पण का आवर्धन नेगेटिव होगा, यानी ऋणात्मक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब की स्थिति में अवतल दर्पण का जो आवर्धन होगा वो धनात्मक होगा। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब में आवर्धन धनात्मक हो जाता है। और चूंकि उत्तल दर्पण में सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, यहाँ फिगर से भी हम दिखाया है थोड़ा बहुत रफ में, तो देखा है कि यहाँ भी आवर्धन धनात्मक ही आता है। मतलब उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक। ये सारे कंसेप्ट जब आंकिक प्रश्न बनाएंगे वहाँ उपयोग में आएंगे। तो ये है आवर्धन। अब देखते हैं आवर्धन के लिए एक सूत्र है जिसकी स्थापना करते हैं। तो देखें इधर किरण आरेख में हम दिखाया है, एक अवतल दर्पण है AB। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, AB एक अवतल दर्पण है, P इसका ध्रुव है, F इसका मुख्य फोकस है और C इसका वक्रता केंद्र है। ध्यान रखेंगे P, F और C क्रमशः दर्पण के ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र है। PFC प्रधान अक्ष है, OQ प्रधान अक्ष पर लंबवत एक वस्तु, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच स्थित है, जिसका वास्तविक और उल्टा
प्रतिबिंब फोकस F एवं वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। ध्यान रखेंगे, जो भी फॉर्मूला आवर्धन का यहाँ आएगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी मान्य है और प्लस उत्तल दर्पण के लिए ही भी मान्य है, इसलिए हम एक केस में करके दिखा रहे हैं। तो अब समझेंगे, यहाँ ये वस्तु है, O डैश Q डैश इसका प्रतिबिंब है, OQ वस्तु का प्रतिबिंब है। अब समझेंगे, यहाँ थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर समरूप त्रिभुज का कुछ कंसेप्ट हम लगाने जा रहे हैं। एक त्रिभुज है अपने पास OQP, देखेंगे यहाँ त्रिभुज OQP तथा यहाँ है त्रिभुज OQP तथा O डैश Q डैश P में, त्रिभुज O डैश Q डैश P में लंबवत वस्तु है, यानी इस कोण का नाम हम एक रखते हैं, इसका नाम रखते हैं दो, यानी कोण एक बराबर कोण दो है, बराबर दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों प्रधान अक्ष पर लंबवत है। फर्क है, ये ऊपर की ओर सीधा है तो प्रतिबिंब उल्टा है, लेकिन है लंबवत ही। उसके बाद I और R परावर्तन के नियम से होंगे, समझना है बात को, और विशेष कुछ है नहीं। परावर्तन के नियम से यहाँ डबल ए समरूपता लगाएंगे। समरूपता की कसौटी है, अगर किसी त्रिभुज के दो त्रिभुज अपने पास हैं जिनके दो कोण समान हो तो डबल ए समरूपता से त्रिभुज OQP समरूप होंगे त्रिभुज O डैश Q डैश P के। अब समरूप जब त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी OQ बटे O डैश Q डैश, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती। गणित में सीखेंगे हम लोग, बराबर। अब इस त्रिभुज का लिया है, ये भुजा इसी का लेंगे, PO, ध्रुव से सभी दूरी मापते हैं, तो बराबर PO और बटे इधर से PO डैश। अब यहाँ समझेंगे OQ है वस्तु की ऊंचाई और O डैश Q डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रॉपर चिन्ह अगर लगाएंगे तो यहाँ से समझेंगे, तो OQ वस्तु की ऊंचाई है प्रधान अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर, तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी से OQ जो होगा वो HO वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव है, O डैश Q डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, नीचे है लंबवत, तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी से निगेटिव होगा, बराबर PO वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है, माइनस वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, और PO डैश प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी ध्रुव से लेफ्ट तरफ मापी जा रही है, तो ये भी होगा निगेटिव, यानी माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा माइनस का HO बटे HI बराबर ये हो जाता है U बटे V। अब चूंकि M बराबर होता है HI और बटे HO, तो इस माइनस चिन्ह को इधर भी कर सकते हैं। इस हिसाब से इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा HI बटे HO, ये उलट जाएगा तो हो जाएगा माइनस V बटे U। ये आया है आवर्धन का सूत्र, यानी हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, या फिर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के निगेटिव चिन्ह को आवर्धन कहा जाता है। दर्पण जो भी हो, प्रतिबिंब वास्तविक हो या काल्पनिक, यही फॉर्मूला वैलिड है। अब हम लोग पढ़ा है दर्पण सूत्र से 1 बटे V प्लस 1 बटे U बराबर 1 बटे F। अब देखेंगे यहाँ हमको चाहिए V बटे U, तो V से दोनों तरफ गुना करेंगे, दोनों तरफ गुना कर लें तो ये हो जाएगा V बटे V, यानी 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा V बटे U बराबर इधर हो जाएगा V बटे F। अब V बटे U चाहिए तो इसको इधर ही रखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा V बटे F माइनस का 1, प्लस जाके उधर माइनस हो गया। हमको चाहिए निगेटिव V बटे U, तो माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस V बटे U, माइनस इधर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस का V बटे F। ये आया अपने पास माइनस V बटे U बराबर 1 माइनस V बटे F। अब यहाँ एक अगर इसको रख लें और इसका मान यहाँ रख दें तो समीकरण 1 से अपने पास M बराबर आता है HI बटे HO बराबर माइनस V बटे U बराबर 1 माइनस V बटे F। और यही है आवर्धन का फॉर्मूला, कुछ नहीं है। गोलीय दर्पण में भले दर्पण अवतल हो या उत्तल, प्रतिबिंब वास्तविक हो या काल्पनिक, आवर्धन का यही फॉर्मूला होता है, M बराबर HI बटे HO माइनस V बटे U बराबर 1 माइनस V बटे F। अच्छा, अगला टॉपिक अपना है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखना है, अनुबद्ध फोकस, कंजुगेट फोकाई। अनुबद्ध फोकस को समझने के लिए हम यहाँ 2 किरण आरेख बनाया है। अवतल दर्पण में
एक चित्र में है वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, जिसका प्रतिबिंब बना है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है। जस्ट इसके अपोजिट केस को देखें, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के ये फोकस के बीच है। इस दूसरे वाले चित्र में जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है, वास्तविक ही बना है और वस्तु से बड़ा बना है, इसमें वस्तु से छोटा है। तो यहाँ पर दोनों चित्र को अगर रिलेट करें तो जब वस्तु O पर है तो प्रतिबिंब O' पर है, जहाँ O और O', यहाँ भी देखें O और O' दोनों प्रधान अक्ष पर स्थित दो ऐसा बिंदु है जिनमें से किसी एक जगह पर वस्तु को रखने से प्रतिबिंब दूसरे जगह बन रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं को अनुबद्ध फोकस कहा जाता है, कुछ नहीं है। ध्यान रखेंगे, प्रधान अक्ष पर स्थित दो ऐसे बिंदुओं को अनुबद्ध फोकस कहा जाता है, जिनमें से किसी एक पर वस्तु को रखने से प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। ध्यान रखना है, इस चित्र में ये जो दो चित्र यहाँ है O और O', वस्तु जब O पर है तो प्रतिबिंब O' पर है और वस्तु जब O पर है तो प्रतिबिंब O' पर है। ध्यान रखना है, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रहने से फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब है, तो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखने से प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। तो ये O और O' लिखते हैं यहाँ, O और O' अनुबद्ध फोकस हैं। बस ये है अनुबद्ध फोकस। अच्छा, अगला और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक अपना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात तीन प्रकार से की जा सकती है। एक है सूर्य के प्रकाश द्वारा, दूसरा है एक पिन द्वारा और तीसरा है दो पिन की सहायता से। बारी बारी से समझेंगे। जब सूर्य के प्रकाश की मदद से हमको अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना होगा तो हमें दर्पण चाहिए जिसका फोकस दूरी निकालेंगे और एक पेपर चाहिए। कुछ नहीं करना है, अवतल दर्पण को सूर्य के तरफ यानी इसका परावर्तक सतह सूर्य की तरफ रखना है। सिद्धांत इसका लगेगा, जो यहाँ सिद्धांत लगाएंगे हम, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। तो दिए गए दर्पण जो अवतल होगा उसके परावर्तक सतह को हम सूर्य की तरफ करके रखेंगे और एक प्लेन पेपर लेकर उसको दर्पण के परावर्तक सतह से दूर ले जाएंगे। दूर ले जाने के क्रम में एक जगह F आएगा जहां पर इस सूर्य का स्पष्ट प्रतिबिंब पेपर पर बनेगा। इस बिंदु को फिक्स कर लेंगे जहां पर सूर्य का स्पष्ट प्रतिबिंब इस पेपर पे बना है और PF को माप लेंगे। ये PF जो होगा वही होता है फोकस दूरी। फिर से ध्यान रखें, जब सूर्य के प्रकाश की मदद से हमको निकालना हो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो दिए गए दर्पण को परावर्तक सतह इस प्रकार रखना है कि वो सूर्य की तरफ पड़े और एक कागज को दर्पण से दूर ले जाना है। दूर ले जाने के क्रम में एक बिंदु F ऐसा आएगा जहां पर पेपर पर सूर्य का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इस PF को माप लेंगे, यही PF जो होगा मुख्य फोकस होगा। बस ये काम करना है। दूसरा, जब एक पिन की मदद से हमको निकालना हो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो हमको इस प्रकार का अरेंजमेंट करना होगा जिसमें एक पैमाना को स्टैंड पर फिक्स करना है। सिद्धांत इसमें लगाएंगे हम, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो अगर वक्रता केंद्र पता चल जाए तो P से वक्रता केंद्र की दूरी को मापेंगे, जो वक्रता त्रिज्या होगा उसका आधा फोकस दूरी होता है। कुछ नहीं करेंगे, जो दर्पण जिसका हमको फोकस दूरी निकालना होगा उसको इस प्रकार से पैमाना के बीच एडजस्ट करेंगे और प्रधान अक्ष को इस प्रकार रखना है कि पैमाना के पैरेलल हो, मतलब क्षैतिज हो। हमेशा ये दर्पण जो हो उसका प्रधान अक्ष क्षैतिज रहे, ये ध्यान रखेंगे। अब इस पर एक जो पिन होगा जिसकी मदद से हमको निकालना है फोकस दूरी, उसको दर्पण के परावर्तक सतह से दूर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे। प्रधान एक अक्ष पर एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पर प्रतिबिंब ठीक पिन के ऊपर ही बन जाएगा और वो स्थिति आती है वक्रता केंद्र पर ही। ध्यान रखें, दिए गए पिन के को दर्पण के
दर्पण के परावर्तक सतह से दूर ले जाना है। दूर ले जाने के क्रम में हम पाएंगे एक बिंदु ऐसा जहां पर उसी पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी पिन का प्रतिबिंब जब बनेगा तो वो वक्रता केंद्र होता है। बस ये वक्रता केंद्र को मापेंगे। ये मान लें अगर वो पिन है और ये वक्रता केंद्र पर एडजस्ट हुआ है तो प्रतिबिंब भी यही है, यानी ये जो PO है कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये R डिस्टेंस यानी वक्रता त्रिज्या देगा और वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है। ये काम करेंगे। जब दो पिन की मदद से हमको अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी होगी तो कुछ नहीं करना है। हम पढ़ा है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ध्यान रखेंगे। तो करेंगे कुछ नहीं, ये स्केल अपना है पैमाना, उसमें अवतल दर्पण को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है ताकि उसका प्रधान अक्ष क्षैतिज हो। अब एक पिन को रखना है दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। दूसरे पिन को इससे दूर एक बिंदु पर ले जाना है। वो खिसकाते खिसकाते वो बिंदु अपने ही आ जाएगा जहाँ पर एक पिन का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनेगा। मतलब जब वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। देखें, ये वस्तु अगर है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और जब वस्तु यहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। मतलब एक के ऊपर दूसरा का प्रतिबिंब बनेगा। और जब प्रतिबिंब बनेगा तो हम माप लेंगे वस्तु की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को, और ये फॉर्मूला लगाएंगे दर्पण सूत्र, F अपना मिल जाएगा। फिर से समझें, कुछ नहीं करना है। जब दो पिन की हेल्प से हमको अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी होगी तो इस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे पैमाने के साथ ये अपना अवतल दर्पण को, ताकि उसका प्रधान अक्ष क्षैतिज पड़े। अब एक पिन को रखना है फोकस और ये वक्रता केंद्र के बीच में और प्रतिबिंब उसका प्राप्त करेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। मतलब एक पिन को दर्पण के प्रधान अक्ष पर इस प्रकार रखना है कि दूसरे को दूर ले जाएं दर्पण से तो उसका प्रतिबिंब उस पर और इसका प्रतिबिंब उस पर बने। यही फोटो हमें कहता भी है, वही बनाने का प्रयास भी हम किया है कि वस्तु वो जो कंडीशन आता है वो इसी कंडीशन में आता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु होने से प्रतिबिंब बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, और जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब है इस वस्तु का, ये वस्तु है तो ये प्रतिबिंब है। मतलब एक पिन पर दूसरे पिन का प्रतिबिंब प्राप्त करके हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। गोलीय दर्पण के उपयोग परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। गोलीय दर्पण के उपयोग। दर्पण अपने पास है अवतल और उत्तल, बारी बारी से देखेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग को सबसे पहले तो ध्यान रखना है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के काम में आता है। सैलून वगैरह में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जहाँ पर दाढ़ी बनाया जाता है। इसमें ध्यान रखना है चेहरे को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच व्यवस्थित किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अवतल दर्पण का उपयोग जब किया जाता है सैलून वगैरह में दाढ़ी बनाने के लिए तो वहाँ पर पूछा जाता है परीक्षा में सवाल कि चेहरे को कहाँ रखा जाता है, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बता रखा है। अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है। उसी का उपयोग यहाँ किया जाता है। दूसरा डॉक्टरी उपयोग भी इसका है। डॉक्टरी उपयोग में आँख, कान और दांत के डॉक्टर उपयोग में लाते हैं अवतल दर्पण का। इसके द्वारा वो प्रकाश को केंद्रित करते हैं जिस जगह का उनको इलाज करना होता है। तीसरा उपयोग महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे, मोटर गाड़ियों के अग्रदीप में हेडलाइट जो होता है, मोटर गाड़ियों के अग्रदीप जिसको हेडलाइट कहा जाता है, उसमें उपयोग में आता है अवतल दर्पण। चौथा याद रखना है सर्च लाइट वगैरह में भी उपयोग में आता है अवतल दर्पण। पांचवा याद रखना है परावर्तक दूरबीन में। और छठा याद रखना है सोलर कुकर में। आजकल ज़माना बड़ा एडवांस हो गया है। सोलर कुकर आया है जिसमें जो बनाना होता है उसको डालकर सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, वो तैयार हो जाता है। अगर चावल बनाना हो तो कुकर में डालिए, सोलर कुकर में पानी वगैरह डालकर उसको रख दीजिए धूप में, बन जाएगा, तो सोलर कुकर हो गया। तो ये सारे अवतल दर्पण के महत्वपूर्ण उपयोग हैं। देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का महत्वपूर्ण उपयोग होता है मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में। चालक के बगल में एक मिरर होता है, ध्यान रखना है। मोटर गाड़ियों में
साइड मिरर के रूप में। वाहनों में चालकों के बगल में एक दर्पण लगा रहता है जिससे पीछे की वस्तु दिखाई पड़ती है। वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। तो दर्पण का उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। अवतल दर्पण के ये सारे उपयोग हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग में ध्यान रखना है, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में परिचालन की सुविधा के लिए लगाया जाता है, ताकि पीछे से जो कोई वस्तु या गाड़ी आ रही है तो स्पष्ट रूप से चालक को दिख जाए। चलिए, प्रकाश के परावर्तन का अंतिम टॉपिक है परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर। अभी तक हम जो पढ़ा है दर्पण, वो मेनली गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर को पढ़ा, जिसमें अवतल और उत्तल दर्पण को देखा है। और दोनों प्रकार के दर्पण के अध्ययन के दरमियान हमने ये जाना कि गोलीय दर्पण का द्वारक बड़ा होता है। गोलीय दर्पण के द्वारक बड़ा होने के कारण प्रकाश जब किसी बिंदु स्रोत से चलती है तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर संसृत न होकर इस प्रकार से एक वक्र को स्पर्श करती है। इसको बोला जाता है स्पर्शी वक्र। यानी प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में होने पर दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर संसृत न होना गोलीय विपथन कहलाता है। इस गोलीय विपथन को दूर करने के लिए गोलीय दर्पण के जगह पर एक विशेष दर्पण, जिसका फिगर हम यहाँ बनाया है, परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये परवलयिक दर्पण है। इसका बनावट इस प्रकार से होता है कि जब प्रकाश की समानांतर किरणें इस पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर संसृत होती है। क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि समानांतर प्रकाश किरणें ये परवलयिक दर्पण में एक बिंदु पर परावर्तन के बाद संसृत हो रही है, यानी मिल रही है। परवलयिक दर्पण में जब इस बिंदु पर प्रकाश स्रोत को रखा जाता है तो उससे निकलने वाली प्रकाश किरणें परवलयिक दर्पण से परावर्तन के बाद दूर दूर तक जा सकती है। इसके काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग हैं सर्च लाइट में और बड़ी बड़ी बत्तियों में, जहाँ पर प्रकाश स्रोत को रखा जाता है इस परवलयिक दर्पण के इस बिंदु पर जो मुख्य फोकस होता है, और वहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद काफ़ी दूर तक जाती है। ध्यान रखना है, गोलीय दर्पण में किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर संसृत न होकर एक वक्र को स्पर्श करती है, जिसको इस फिगर में हमने दिखाया है। ये वक्र है जिसको परावर्तन के बाद ये सारी किरणें स्पर्श कर रही है, स्पर्शी वक्र है। ये है गोलीय विपथन। गोलीय विपथन को दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार का दर्पण, जिसको परवलयिक दर्पण कहा जाता है, इस टाइप का होता है, उसका उपयोग करते हैं, जिसमें प्रकाश की समानांतर किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर संसृत होती है। जब उस बिंदु पर प्रकाश स्रोत को रखा जाता है तो उससे निकलने वाली किरणें परावर्तन के बाद दूर दूर तक जा सकती है। ध्यान रखेंगे, गोलीय दर्पण में ये जो दोष आता है गोलीय विपथन का, वो मेनली इसके द्वारक के बड़ा होने के कारण होता है। तो इस प्रकार से हमने प्रकाश के परावर्तन में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे सबकी चर्चा की है। आइए कुछ इसमें आंकिक प्रश्न देखेंगे। आंकिक प्रश्न जब भी बनाएंगे तो ध्यान रखना, इसमें दो फॉर्मूले मुख्य रूप से हैं। एक F बराबर R/2, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, और दूसरा दर्पण सूत्र, और प्लस में नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को विशेष रूप से ध्यान रखकर हम बनाएंगे इसमें आंकिक प्रश्न को। तो आइए देखते हैं। देखेंगे, पहला आंकिक प्रश्न कहता है एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने। सबसे पहले जब कभी दर्पण या लेंथ में आंकिक प्रश्न बनाएंगे तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी याद रखना है। उसके हिसाब किताब से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या का एग्जैक्ट चिन्ह ध्यान में आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न के हिसाब से जो आंकिक प्रश्न है, सबसे पहले उसमें दर्पण देखें कौन सा है। तो यहाँ पहला नंबर में दर्पण दिया हुआ है अवतल। अब अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी इसकी दी गई है F बराबर, और F है 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो चूंकि दर्पण अवतल है और अवतल दर्पण की F हमेशा निगेटिव ली जाती है, क्योंकि उसका जो फोकस होता है परावर्तक सतह की ओर होता है, तो F निगेटिव लेंगे, ये होगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। तो बताया ही है वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ही लेना है। हमको निकालना है इसमें V बराबर भाग, मतलब प्रतिबिंब की दूरी चाहिए। और जब प्रतिबिंब की दूरी पता चलेगी तब स्वरूप पता चलेगा। स्वरूप का मतलब हो गया प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है या काल्पनिक है। तो बात की चीज़ है, सबसे पहले हम V निकालेंगे। तो लगाएंगे यहाँ दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हम बता रखा है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ध्यान रखेंगे,
कार्तीय चिन्ह परिपाटी के हिसाब से सभी दूरी का एग्जैक्ट चिन्ह ध्यान रखना जरूरी होता है इसमें, तभी आंकिक प्रश्न वाजिब बनेंगे। अब यहाँ पर सभी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/v हमको चाहिए प्लस 1/u का मतलब हो गया -60 और बराबर इधर 1 हो गया -20। यहाँ से 1/v इधर ही रखेंगे, -1/60 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/60 और माइनस का 1/20। एलसीएम लेना है यहाँ 60, ये हो जाएगा 1 - 20 दिया 60 यानी 3 बराबर -2/60। कट करेंगे इसको 30 बार में तो ये हो जाएगा 1/v बराबर -1/30। हमको v चाहिए तो v के लिए इसको उल्टी करेंगे, उलट देंगे इसको तो v बराबर आ जाएगा -30। अब -30 आया है अपने पास, जो बता रहा है वस्तु के तरफ ही प्रतिबिंब है, क्योंकि जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, क्या भले दर्पण अवतल हो या उत्तल, उस दौरान प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। तो चूंकि निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हम समझ लिया प्रतिबिंब उधर ही बना है जिधर वस्तु है। सबसे पहले जो प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, अब चूंकि प्रतिबिंब की दूरी हमको बताना है और दूरी निगेटिव बता नहीं सकते, भले गणना में हम प्लस माइनस लगाते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी हो गया 30 सेंटीमीटर। स्वरूप के बारे में ध्यान रखें, यहाँ ये निगेटिव आया है, निगेटिव के साथ साथ भी का मान u के मान से छोटा भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो पहला चीज प्रतिबिंब वस्तु के तरफ है, इसलिए वास्तविक है। अभी वास्तविक पता चला है। अब चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से बड़ा भी होता है और वस्तु से छोटा भी होता है, उसका निर्धारण करेंगे u और v के मान से। तो चूंकि यहाँ पर देखें v इज लेस देन है u के, v 30 सेंटीमीटर है, u 60 सेंटीमीटर है। अब v 30 सेंटीमीटर है, u 60 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है प्रतिबिंब वस्तु से पहले है, प्रतिबिंब वस्तु से पहले बना है, पहले बना है इसलिए वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। सारा बात क्लियर कर दिया, इसका मान और प्लस निगेटिव चिन्ह, वस्तु से छोटा है और वास्तविक है तो उल्टा भी होगा। तो ध्यान रखेंगे, ये पूरा बात हम इसमें क्लियर कर लिया कि प्रतिबिंब जो बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होता है। तो इस प्रकार से निकालेंगे, ये तभी पता चलेगा जब नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रख के u v f का प्रॉपर चिन्ह लगाएंगे। तो दूसरा नंबर का सवाल देखेंगे, कहता है 0.2 मीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। यहाँ भी दर्पण अवतल ही है, तो पहला चीज बताया ही है, दर्पण जरूर देख ले कौन सा है। अब अवतल दर्पण है, इस हिसाब किताब से 0.2 मीटर इसका फोकस दूरी है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा निगेटिव लेते हैं, यानी 0.2 मीटर हो गया माइनस में। और कहता है कि सामने एक वस्तु, तो वस्तु की दूरी हमको दिया हुआ है, वस्तु भले दर्पण अवतल हो या उत्तल हो हमेशा निगेटिव ही होता है वस्तु की दूरी, तो 0.1 मीटर है। यहाँ भी प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थान चाहिए, यानी भी हमको चाहिए, बाकी भी सब बता देगा क्या है प्रकृति। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र जब लगाएंगे तो सारा बात क्लियर हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f। मान सभी का रखें, हमको भी निकालना है इसमें, तो भी रखेंगे प्लस 1/u का मतलब हो गया माइनस का 0.1 और बराबर इधर हो जाएगा 1/f का मतलब माइनस का 0.2। यहाँ से देखें ये हो जाएगा 1/v माइनस दशमलव के बदले ऊपर एक जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा 10/1 बराबर इधर भी निगेटिव हो जाएगा ये, तो 1 इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 दूना 10 यानी माइनस का 5। अब यहाँ से 1/v बराबर इस 10 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 10, इधर पॉजिटिव हो गया ये आके -5 करेंगे बराबर बचा 5। यहाँ से इसको उलट देना है, क्योंकि हमको भी चाहिए, तो भी बराबर हो जाएगा ये 1/5। भागा देंगे 1/5 में तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। 1 में 5 का भागा देंगे 0.2 मीटर। अब यहाँ देखें, सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी हमको मिल गया है 0.2 मीटर। पॉजिटिव है ये, धनात्मक चिन्ह है इसका, तो पॉजिटिव चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है। हाँ, प्रतिबिंब की दूरी अगर धनात्मक आ जाए तो समझ लेंगे प्रतिबिंब काल्पनिक है। और ध्यान रखेंगे यहाँ दर्पण दिया हुआ है अवतल, तो काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा बनता है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक है और वस्तु से बड़ा है। बस ये काम करना है इसमें। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कहता है 0.3 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण। तो तीसरा नंबर में दर्पण हमको दिया हुआ है उत्तल। सबसे पहला चीज़ यही डिसाइड करना है, दर्पण उत्तल है
तो इसका F पॉजिटिव होता है। एक बात ध्यान रखें, तो ये दिया हुआ है 0.3 मीटर पॉजिटिव लेंगे और किसी वस्तु का अपने अक्ष पर दर्पण से इतना मीटर दूर। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद कहता है किसी वस्तु का अपने अक्ष पर दर्पण से 0.1 मीटर दूर प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब इसकी दूरी इसमें भी बराबर दिया हुआ है। ध्यान रखना है भी का मान पॉजिटिव लेंगे जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। चूंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब के केस में भी पॉजिटिव लेंगे और ये है 0.1 मीटर। हमको निकालना है यहाँ वस्तु का स्थान u बराबर। तो देखते हैं क्या आता है। अपने पास है दर्पण सूत्र, लगाएंगे यहाँ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मान रखेंगे सभी का। यहाँ 1/v दिया हुआ है 0.1 प्लस 1/u चाहिए अपने को और 1/f मतलब 0.3 1/, करेंगे इसको। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/u बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 1/0.3 माइनस हो जाएगा 1/0.1। यहाँ से दशमलव हटा के 1 0 ऊपर करेंगे, यहाँ भी 1 0 ऊपर करेंगे तो बचा यहाँ 10/3 माइनस का यहाँ बचा 10। अब इसको हल करना है तो यहाँ 3 एलसीएम ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 10 × 30। तो यहाँ से बचेगा ये 1/u बराबर माइनस का 20 और बटे 3। इसको उलट देंगे तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 3/20। अब यहाँ से ये आएगा माइनस का भागा लगाएंगे तो 0.15 मीटर में दिया है, यही आएगा। अब बताया है वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ही आती है, तो निगेटिव आया है, यानी वस्तु की दूरी हमको पूछा गया है तो बताएंगे हम 0.15 मीटर और यही है अंतर। देखेंगे 4th नंबर का सवाल। इसमें कहता है किसी अवतल दर्पण के सामने, पुनः यहाँ एक बार फिर दिया हुआ है अवतल दर्पण है। चौथा का हल कर रहे हैं तो दर्पण यहाँ अवतल है। ये बात जरूर पहले समझ लें कि दर्पण कौन सा है। कहता है कि सामने 0.3 मीटर दूर स्थित वस्तु, यानी u बराबर दिया है। u का मान बता रखा, हमेशा निगेटिव लेते हैं तो 0.3 मीटर हो गया। प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ दर्पण के पीछे। अब अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब के केस में भी का मान पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लेंगे 0.4 मीटर। निकालना है दर्पण की फोकस दूरी, f बराबर हमको चाहिए, तो वही लगाएंगे यहाँ भी दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर हो जाएगा 1/f। मान रखेंगे यहाँ 1/v मतलब 1/0.4 प्लस ये हो जाएगा 1/u मतलब 1/ माइनस का 0.3 बराबर 1/f। इसको हल करना है तो ये हो जाएगा, ऊपर करेंगे 0 तो ये हो जाएगा 10/4 माइनस ये हो जाएगा 10/3 बराबर 1/f। कुछ नहीं, दशमलव हटा के ऊपर शून्य को एडजस्ट किया है। यहाँ एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4 × 12, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 12 तो 3 10 × 30 माइनस 3 × 12, यहाँ हो जाएगा 40 बराबर 1/f। यहाँ से इसको 30 में 40 जाएगा, 30 में 40 जाएगा तो माइनस का 10 और बटे 12 बराबर 1/f। इसको उलट देना है तो f बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ 12 है तो ये हो जाएगा 12/10 विथ निगेटिव साइन, यानी माइनस का 1.2 मीटर। अब चूँकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, इसलिए फोकस दूरी हम निकाल लिया है अवतल दर्पण का, वो आया है बराबर 1.2 मीटर ही लिखेंगे। निगेटिव चिन्ह बता रहा है, दर्पण अवतल है और अवतल दर्पण दिया हुआ था। तो इस प्रकार से हमने प्रकाश के परावर्तन को कंप्लीट समझाया है, बताया है। प्यारे बच्चों, अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।